अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और इस हवाले से एक मुआहदे का तस्वुर पहले ही तय पा चुका है, यानी कम से कम इसके खदोखाल तय हो चुके हैं। इससे कबल रॉयटर्स ने दावा किया था कि अमरीका ने नई दिल्ली को आगाह किया है कि वो जल्द रूसी तेल की दरामदात के मुतबादिल के तौर पर वेनेजुएला से तेल की खरीदारी दोबारा शुरू कर सकता है। रॉयटर्स ने मजीद कहा है कि हिंदुस्तान जल्द ही रूसी तेल की दरामदात को 10 लाख बैरल यौमिया से कम करने की तैयारी कर रहा है। हैरानकुन तौर पर ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूरोप और भारत मदर ऑफ डील सील कर चुके हैं, जबकि मगरिब ने मशरिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है। क्या ट्रंप मोदी को इंसेंटिव्स ऑफर करके यूरोप से दूर करना चाहते हैं या रूस को एनर्जी मार्केट से आउट उनका असल मकसद है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ आपके सवालों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ सब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद दुनिया जैसे हिलकर रह गई और हर किसी को अपनी पड़ गई है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो पड़ी है, ज़ाहिर है इनवर्ड अप्रोच है तो उनकी। भाई हर एक को अपनी पड़ी होती है और क्या होती है, किसी उससे और की पहले पड़ेगी। कुछ इत्तेहाद भी थे ना, आप नेटो देख लें, आप बाकी मुआहदे देख लें, सबके अपने अपने ब्लॉक्स थे। इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप बताएंगे इंडिया कहाँ जाएगा तेल लेने। सही है। तो अब जो डील्स हो रही हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये भी रिपब्लिक डे हुआ इंडिया में, तो वहाँ पर एक बड़ी डील हुई, उसकी बात हम करेंगे कि उसमें कितना दम है, कितना पानी है, कब तक वो मटीरियलाइज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंडिया को हुक्म दिया है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदें, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है उसके ऊपर मिल्कियत अमेरिका की हो चुकी है, उन्होंने लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं अमेरिकन एंटिटीज़ को। सो अब इस मार के बाद, पहले टैरिफ की मार और अब ये कि तेल इधर से खरीदें, इंडिया क्या इस पर रिस्पॉन्स देगा? अभी तक खामोशी क्यों है वहाँ? क्या ये भी टैरिफ डील की तरह तेल देखो तेल की धार देखो वाला हिसाब होगा कि इंतज़ार करें या फ़ौरन जाना पड़ेगा? देखिए, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है। ये प्रपोजल अमेरिका ने दिए इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से और इंडिया वेनेजुएला ऑयल लेगा जी। और साथ ये कहा कि ईरान से ऑयल नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा जी। ये पहली दफ़ा उन्होंने ईरान का जिक्र किया है, क्योंकि इंडिया तो रूस से रशियन क्रूड पे हाँ, था। पहले तो हाँ। वही इशू था ना, रशियन क्रूड। जी। और वेनेजुएलन क्रूड है, वो रशियन क्रूड जैसा है, ईरानियन क्रूड नहीं है उस तरीके। जी। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने ईरान का नाम लिया है, रशिया का नाम नहीं लिया। जी। मगर दूसरी बात ये है कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो तो मैक्सिमम 1 मिलियन 2 मिलियन बैरल्स, इससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन ही नहीं है वहाँ, और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। अच्छा। और उसको ठीक करने में, अमेरिकन कंपनीज को वहाँ जाके करने में, वो तो 5 साल का प्रोजेक्ट है। और अभी तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जाने से कतरा रही हैं। वो तो अभी मीटिंग हुई थी ऑल द टॉप ऑयल एग्जीक्यूटिव्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप कि जी हमें कौन सी गारंटीज़ देंगे कि ये चलेगा, मामला नहीं चलेगा, हम बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बड़ा पुराना है एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये जो तेल वेनेजुएला का है, ये तो हमारी अपनी जो रिफाइनरीज हैं टेक्सास में और नीचे के जो स्टेट्स हैं वहाँ, अच्छा। उनके लिए थी, ये लुइसियाना के लिए। तो ये आप हमें देंगे फॉर अमेरिका, फॉर आवर रिफाइनरीज, या ये ईरान से आप ख़त्म करेंगे या रशिया से? इट्स नॉट क्लियर। और ट्रंप मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं भी खुद कंफ्यूज था कि उसने ईरान का नाम लिया, रशिया का नाम नहीं लिया। फिर सबसे पहले प्रेशर तो आयशा रशिया का था ना, जिसकी वजह से टैरिफ और इंडिया को यही कह रहा था कि रशिया से आपने नहीं लेना। हाँ। और आज ऑल ओवर सडन हो गया कि ईरान से नहीं आपने लेना। अच्छा, बात यह है कि वो ईरान से तो ले रहे हैं जी, रशिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, और तो इसलिए इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इंडिया नहीं मानेगा बात। ओके। वो जैसे देखिए ना, हमने भी अमेरिका से थोड़ा सा ऑयल ले लिया ना कुछ करने के लिए, जी। ठीक। अभी एक शिपमेंट अभी आई है, आई एक थी। दो और आएंगी। दैट इज़ अ स्टॉप गैप मेजर कि यार ये हमारी गले पे ना पड़े तो ले लो इनसे भी थोड़ा सा। बाकी इंडिया जो है वो भी ऐसे ही करेगा, वो थोड़ा बहुत कहेगा अच्छा हम ले लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो किसी न वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया है जी। अब वहाँ से वो निकलना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज़ मिल जाए निकलने का। हाँ, जिससे वो ईरान के बारे में वो लगा हुआ है
हर जगह पोजीशन किए हुए हाँ, हैं, और हर किसी वहाँ को। भी वो अब ढूंढ रहा है कोई रास्ता निकलने का। और अभी उसने कहा कि हमारी बातचीत फिर शुरू हो गई है वाया थर्ड पार्टी। ठीक, तो बातचीत किस चीज़ पे हो रही है, मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ। तो ये इंडिया के साथ भी ऐसे ही है, इंडिया की तरफ से कोई पक्की बात नहीं हो रही, वो चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अभी रूसी भी तो वहाँ से होके गए हैं ना इंडिया से, जी। तो इसलिए इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू केव इन, ये मैं आपको बता दूं। केव इन से मुराद ये है कि इंडिया नहीं, घुटने नहीं टेक देगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे। थोड़ी बहुत कंसेशन जरूर देगा, बिकॉज उसकी वो बाकी नेगोशिएशंस भी अभी रुकी हुई हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप अभी एक फेस सेविंग, अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ते ढूंढ रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जैसे थोड़ा सा दे दिया, इंडिया भी थोड़ा सा दे देगा, वेनेजुएला ने भी दे दिया है कि अच्छा जी ठीक है बताएं क्या करना है, ये क्या है, मगर रिजीम चेंज नहीं होने देनी, वही चलेगा वही सिलसिला पुराना, मगर चलेंगे थोड़ी सी नेगोशिएशन हो जाती। ईरान के साथ भी बिल्कुल यही है, पहुँच के वहाँ धमकियाँ लेके जहाज़ लेके आ गया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कभी किया कुछ नहीं। और अभी सब लोग लगे हुए हैं उसको समझाने में। अब वो आगे से कह रहा है मुझे रास्ता दे निकलने का यहाँ से। और वो क्या रास्ता मांग रहा है, वो कह रहा है 3 चीज़ें। पहले ये है कि जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, जो कि आपकी शायद 50 या 60% तक भी चली गई है इन्रिचमेंट, वो जितना भी है वो सारे का सारा हमारे हवाले करें। अच्छा। और साथ ये भी कह रहा है कि वो अगर हमारे हवाले कर देते हैं और आपको पीसफुल यूज़ के लिए यूरेनियम चाहिए तो हमको थर्ड पार्टी से आपको दिलवा देते हैं। ये के थ्रू। ठीक, और वो थर्ड पार्टी पाकिस्तान भी हो सकती है, इसराइल भी हो सकता है, और अदर्स भी हो सकते हैं। तो वो आप अपना दे दें हमें, और हम जितना देंगे फिर उसको हम मॉनिटर करेंगे कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सो ऑन सो। एक तो ये। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है अपना मिसाइल्स जो है इसको ख़त्म करें, इसको फ्रीज़ करें, और फिर जो अपनी मिसाइल रजीम जो उसका भी एक्सेस हमें दें, हमें बताएं कितनी है, कहाँ है, ये है वो है। और तीसरी चीज़ वो तेल के बारे में, और कि आगे आप हम डिस्कस करेंगे सैंक्शंस कैसे कितनी होनी है, कैसे होनी है, कितनी कम करनी है, कितनी रहनी है, किस स्टेज पे होनी है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। मगर और फाइनली यही है कि फिर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे प्रॉक्सीज ख़त्म, और हमने जितनी डैमेज कर सकते थे प्रॉक्सीज को हमने किया, और भी करेंगे, और अब आपने कोई पंगे वंगे नहीं लेने। तो ये चीज़ें अब टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप ने रखी हैं। और ईरान इनमें से किसके बारे में बात करेगा और किसके बारे में नहीं करेगा, मेरा तज्जिया ये है कि वो न्यूक्लियर जो इशू है उसके ऊपर बात करेगा, बिकॉज मेरा अपना ख्याल है वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा। मगर वो इज्जत की बात थी, इसलिए वो उन्होंने पोजीशन ली हुई थी कि हमारा हक है, मगर ये नहीं कि हम बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अब उन्हें इस बात का एहसास है कि वो नहीं बना सकेंगे, काफ़ी डैमेज भी और भी कर सकते हैं। इकोनॉमी के भी इश्यूज अपनी जगह। इकोनॉमी में बहुत बड़े इश्यूज हैं, तो सैंक्शंस और उसको हटाना इज द कोर इशू। और दूसरी चीज़ ये है कि मिसाइल्स के बारे में वो कभी भी नहीं उसको छोड़ेगा, ना ही बताएगा, ना ही करेगा, ना ही कम करेगा। वो उसका एक ही लाइन, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी वजह से आज अटैक नहीं हुई। जाहिर है, हाँ, इसराइल भी रुका हुआ है, सब रुके हुए, और वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरी चीज़ है वो ये कहेगा कि सारे सैंक्शंस हटाओ, हमारे पैसे जो आपने फ्रीज किए हैं वो भी हमें दो, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेगा। सो आई थिंक इस किस्म की चीज़ है। और फिर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ह्यूमन राइट्स और ये वो और फ्रेश इलेक्शंस और इस किस्म की बातें भी ठोक दी हैं। तो मेरा ख्याल है ये एजेंडा बड़ा मुश्किल है, मगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर होनी है तो वो न्यूक्लियर के ऊपर होगी, बिकॉज अब न्यूक्लियर में इतनी जान नहीं रही ईरान की। ठीक। अब उनका जो सारा फोकस ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस इज ऑन नॉट ऑन एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन बट ऑन द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड अदर स्टफ। तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वो बहरी बेड़ा तो वापस रवाना होने का जवाब मिल जाएगा? हाँ, फिर मिलेगा, मगर अब सवाल ये है कि ये तो कोई जल्दी नहीं होने वाले। हाँ, ये तो वक्त लगता है इन चीज़ों कि में। बहुत मामला तो अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि चुप करके बैठा रहे और धमकियाँ देता रहे और नेगोशिएशंस होते रहे। अच्छा, बाय द वे, इस नेगोशिएशंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और कतर दोनों इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा बात मुनासिब नहीं है। दोनों मुल्क जो है ये हेल्प कर रहे हैं टेंशंस को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ईरान की डिफ्यूज़ करने की। अच्छा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई रजीम चेंज फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो अब देखना ये है कि ये 2 दिन का हमला करके और फिर जाता है घर, या कोई नेगोशिएशन करके कुछ लेके और फिर घर जाता है। तो इसके ऊपर आई थिंक अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन है कि वो कहीं टैरिफ के मामले पे और कहीं रिजीम चेंज के मामले पे अड़े हैं, ऐसे लगता है कि वो खुद भी शायद ओवर स्ट्रेच फील कर रहे हैं। बट मीनवाइल जो दुनिया में गहमा गहमी लगी है कि हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाद कियर स्टार्मर
यूके प्राइम मिनिस्टर वो चले गए, पहुंच गए चाइना के पास, इसको बड़ा डेंजरस करार दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे इधर पहुंचे हुए हैं इंडिया, और उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिया, जिसको इंडिया के लिए विन विन कहा जा रहा है हर तरह से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, चाइना की तरफ मैं बाद में आऊँगी, सेठी साहब 18-20 साल से ज़्यादा शायद इस मुआहदे पर ये बैठे रहे यूरोप और इंडिया, लेकिन वो तोड़ पे नहीं पहुँच सकी, फाइनलाइज नहीं हुई थी। अभी फाइनलाइज हो गई है, मटेरियलाइज होने में 1 साल लगेगा। वो क्या बैरियर्स थे जो अब एकदम दूर हो गए, या ट्रम्प फैक्टर है? नहीं, देखो ट्रम्प का तो फैक्टर डेफिनेटली है ना, कि इसीलिए तो यूरोपियंस भागे हैं इंडिया ऑफसेट करने के लिए, कि भाई हमारी डिपेंडेंसी जो है यूएस के ऊपर फॉर एक्सपोर्ट्स, वो अगर उसने हमारे पे टैरिफ्स लगाने हैं और हमें तंग करना है, हमें नई मार्केट्स चाहिए। अच्छा, उनकी जो मेजर मार्केट्स जो अमेरिका की जो है वो गाड़ियाँ और विस्की एंड स्कॉच एंड अल्कोहल और वाइन्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो अब इंडिया के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, और इंडिया ने मेरा ख्याल है बात कही है कि ठीक है, आप कोई 1,00,000-2 लाख गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू इंडिया, ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले तो बैन थी ना जी, क्योंकि अब मर्सिडीज BMW सारे वहाँ खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी अपनी मार्केट मुतासर होगी इससे अगर ऐसा तो मगर सो देव सैक्रिफाइसिंग दैट कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लें, जी। तो उसमें अपनी मार्केट तो थोड़ी सी ज़ाहिर गिरेगी। दूसरी चीज़ ये कि वो खुद भी अल्कोहल वाइन शाइन ये चीज़ें बनाते हैं, और बाय द वे एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनकी आजकल एक बड़ी टॉप क्लास विस्की है जो कि बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, मगर फ्रांस जो है वो विस्की के लिए फेमस नहीं है, वो वाइन्स के लिए फेमस है, फ्रेंच वाइन्स। तो अब फ्रेंच वाइन्स जो हैं वो अब इंडिया जाएंगी एट लो कॉस्ट, तो दैट विल बी अ वेरी बिग एक्सपोर्ट फॉर देम। इसी तरीके के साथ और भी कोई टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं जो कि अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे, अब इंडिया भी जाएंगे वो। सो आई थिंक द यूरोपियंस आर थिंकिंग कि जी हमारी कोई 250 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट थी टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो अब थोड़ी बहुत शिफ्ट करेगी टू इंडिया। इंडिया तो बड़ा खुश है, जाहिर है, क्योंकि अगर उन्होंने ये दे दिया उनको, तो उनकी जो सारी जो टेक्सटाइल्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप, वो तो ज़ीरो पे जाएंगी अब। सो इसका जो रियल कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि जी इंडिया और यूरोप का फ़ायदा, वो तो होता है जब तजारत बनती है, दोनों को फायदा होता है, मगर हमारे पे क्या असर पड़ेगा? यही ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है अगर इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। आपको तो मिली भी है, थोड़ी बहुत सहूलत मिली भी है, मगर ज़ीरो टैरिफ्स, मगर और भी आइटम्स हैं। ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, आप अच्छा, हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें कोई एडवांटेज दें ओवर पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या इसका जो डील हो रही है यूरोपियंस की और इंडियंस की, इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, और क्या इंडिया कोई मांग सकता है यूरोप से? बिकॉज देखिए यूरोप का पाकिस्तान के साथ तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो है ना, बन गया अब। तो अब क्या वो इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उसको आप कम करें? ये और देखिए उन्होंने वो जो आपको प्लस स्टेटस मिला हुआ है ना, GSP प्लस, वो प्लस क्या है? ह्यूमन राइट्स, उसका ताल्लुक डायरेक्टली विद ह्यूमन राइट्स है। इस किस्म के इश्यूज भी हैं, तो इंडियंस आर लाइकली टू प्रेस ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज, एंड देन हाउ विल द यूरोपियंस रिएक्ट, ये नहीं पता। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान शुड डू अ कमीशन स्टडी ऑन दिस। लेकिन इस पे तो आज इंडिया को मिलेगा ना, हमारी पैदावारी लागत देखें, हमारे खाम माल की कीमत देखें, फिर यहाँ एनर्जी की प्राइसेस, बिजली की कीमत देखें, तो यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट्स भी। बिल्कुल। तो और अब अगर कोई उन्होंने और इसके ऊपर अपनी जो फैसिलिटी दी हुई है वो विड्रॉ कर ली ताकि इंडिया को थोड़ी सी और एडवांटेज मिल जाए, तो फिर हमें तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा कि वो कह रहे हैं आप फ्यूल कर रहे हैं यूक्रेन में जो वॉर है, क्योंकि इंडिया उधर रशिया से तेल ले रहा है, इधर यूरोप के साथ डील कर रहा है, यूरोप रशिया के खिलाफ है, सो ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, यूरोप अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, गरज भी नहीं सकता, वो गरजेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया बड़ा खुश है कि ये डील हो रही है, यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठूठू दिखाना चाहता है कि तू कर ला जो करना है, ऐसे इधर दौड़ जाने हैं। अच्छा। एक इंडिया भाग गए और एक चाइना भाग गए, टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो यूरोपियंस भी तो खड़े हो गए ना, बहुत इनफ इज इनफ, उसने बड़ी बेइज्जती कर दी है। देखिए ना, एक तरफ ट्रेड डील्स होती हैं, एक तरफ नेगोशिएशंस होती हैं, फिर बेइज्जती करना। अभी यूरोप अपने आप को एक बड़ी सिविलाइजेशन समझते हैं ना, उनको तो आदत नहीं है इस किस्म की बात सुनने की। प्राइवेटली तो आप जो मर्जी कर लें, मगर पब्लिक में बेइज्जती की है। तो आई थिंक
द यूरोपियंस आर वेरी वेरी अपसेट और पर्सनल इंसल्ट है उनके लिए। सो इसीलिए वो एकदम उन्होंने ये फैसला किया है कि हम फिर चाइना के साथ भी बात करेंगे और इधर भी करेंगे, तू करके देख ले जो तू करना है। अब देखिए ना, उनको ये भी तो पता चल गया ना कि नेटो नहीं चल रहा जी। अब नेटो को भी तो यूरोप को चलाना पड़ेगा ना। ये अमेरिकन ने तो कह दिया बस अब हम जा रहे हैं, तुम कर लो जो करना है। तो यूरोपियंस आर वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। तो उनकी ये जो तकलीफ है वो इंडिया की तरफ जाने से और ये चाइना की तरफ रुख करने से रफा हो जाएगी अमेरिका को वो आईना दिखाने में कुछ हद तक। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटेगा ताकि ये बिल्कुल ही ओवरबोर्ड ना चले जाएं उस दूसरी तरफ। तो ये नेगोशिएशन में होता है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला इनके ऊपर, नाजायज प्रेशर, इन्होंने काउंटर करने के लिए उधर भागे। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटेगा। लेकिन चाइना कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं है, जो आ रहा है वो अपनी टर्म्स पे डील दे रहा है। चाइना तो हमेशा अपनी टर्म्स मांगता है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना वे चाइना को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी चाइना बार्गेनिंग तो पोजीशन देखिए ना स्ट्रॉन्ग क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रिक्स वाले सारे जो हैं उनको समझ आ गई है गेम की। पहले बड़ी स्लो जा रहे थे ये जी, अब तो बड़ी फुल स्पीड पे जा रहे हैं। लगी हुई हैं अब। दौड़े लगी हुई है कि अब इंडिपेंडेंट होना है, हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है। हाँ। और वो क्या डिपेंडेंसी है? दैट्स द डॉलर। डॉलर के ऊपर अब अगले पूरे साल में आप देखिएगा डॉलर विल कम अंडर प्रेशर। अच्छा। फ्रॉम ब्रिक्स, इंडिया, आई मीन दीज आर ब्रिक्स इज इंडिया, चाइना, ब्राजील। ब्राजील ने भी अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए अमेरिकन। एंड सो आई थिंक अमेरिकन करेंसी इज गोइंग टू कम अंडर प्रेशर, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज इन अमेरिका, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरेगी। एंड आई थिंक मिड टर्म के अंदर इसको समझ आ जाएगी कि कहाँ खड़ा है, खिसक सकता है उनके हाथ से इक़्तिदार का हुमा। बहरहाल सिटी साहब, मीनवाइल कियर स्टार्मर का विजिट चाइना का, उसको डेंजरस करार दे रहे हैं फॉर यूके प्रेसिडेंट ट्रंप। कौन डेंजरस? प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा बीजिंग के पास जाना। जाहिर है बीजिंग तो सख्त गिर किस्म का व्यापार करेगा और अपनी टर्म्स के ऊपर डील देगा, और फिर कहाँ यूके और कहाँ चाइना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि उसके मफाद में जाए यूके के? चाइना के पास तो सभी आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी हो गए, उधर कनाडा की तरफ से तिजारत का ऐलान। तो लेंगे ना आयशा। हाँ। जब आप डील करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए और ये उनको चाहिए होंगी। ये यहाँ हम इतनी कंसेशन दे सकते हैं, यहाँ इतनी कंसेशन हमने लेनी है। दैट्स व्हाट अ डील इज, दोनों का फ़ायदा। तो वो तो अब होगा ना, चाइना के साथ भी होगा और इनके साथ भी होगा। यूरोपियंस भी कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडिविजुअली कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, और ब्रिक्स वाले भी लगे हुए हैं। वहाँ भी तो वहाँ बहुत बड़ी गेम हो रही है। वहाँ जो गेम है इट्स नॉट बायलैटरल, दैट्स अ ग्लोबल गेम, एंड ग्लोबल गेम इज डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर. I keep saying that. Yes. BRICS is now important because of the dollar. Already yuan और रूबल के अंदर ट्रेडिंग शुरू हो गई है जी। 45% of the BRICS countries exports imports are being routed through the ruble and yuan and the new system. वो स्विफ्ट के जरिए और उसके जरिए तो जा ही नहीं रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही है, सारे जो बिजनेस पंडित्स हैं वहाँ यूएसए में वो कह रहे हैं कि जी क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, यू आर गोइंग टू, हमारी अपनी इकोनॉमी को नुकसान तुम कर रहे हो जिस तरीके से तुम ये सारा टैरिफ वॉर्स और ये सारी धमकियाँ कर रहे हो। हाँ, मीनवाइल वो चाइना को भी ऑफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आप आए हमारी छतरी के नीचे, और वो जो एक यूनिफाइड किस्म का सिस्टम जो अमेरिका की निगरानी में काम करेगा आप भी उससे फायदा उठाएं, जो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। ये तो चाइना तो कह रहा है हटो अमेरिका से, तो अमेरिका कह रहा है कि आओ जी साढ़े अंदर आओ, असी भी तुम दबाइए हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता इधर। मैं क्या कहूँ, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इस अमेरिकन प्रेसिडेंट? ऐसी बातें क्यों करते हैं वैसे, जब उन्हें ऑलरेडी ये पता है कि वो तो करता है बातों में तो बहुत तेज है वो, बातें बहुत करता है मगर फिर भाग जाता है बातों से। अब प्रेसिडेंट लेवल की बातें तो पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। अब इस तरह की बातों पे चाइना क्या जवाब देगा जब वो चाइना को दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आए? चाइना इग्नोर करेगा, कोई जवाब नहीं आएगा। अच्छा, इट्स नॉट वर्थ अ रिप्लाई। अच्छा सिट साहब, दूसरी तरफ इंडिया के जो मामलात चले अमेरिका के साथ 50% टैरिफ के ऊपर, हमने देखा कि दोनों तरफ के जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, इधर मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द हम एक डील फाइनल कर लेंगे और 25% टैरिफ वेव ऑफ हो सकता है, और जल्द वो उस डील के करीब पहुंच गए हैं जो पहले की निस्बत बेहतर होगी। ये होते हुए साथ ये तेल का मामला साथ रख देना, ये कहना कि इधर आके तेल खरीदें, क्या ये कनेक्टेड है या जल्द? इसी कनेक्टेड है, इसीलिए तो अभी तक डील ख़त्म नहीं हुई ना, अभी तक भी साइन नहीं हुई। और वो यही थी, पहले ये कह रहे थे कि रशिया से ऑयल कम करें। अब स्टेटिस्टिक्स सारा आपके पास हैं। जी जी। इंडिया ने कुछ रिडक्शन तो की है रशियन ऑयल की, 2 मिलियन बैरल पर डे से अब 1.1 पे आ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि कोई 8 लाख के करीब आ जाएंगे। तो मतलब है दैट्स सिग्निफिकेंट। तो ये है कि इसके लिए फिर कंसेशन है ना जी। तो आई थिंक
अब अमेरिका से लेने पड़ेंगे ना अभी तेल, अगर रूस से नहीं ले रहे, अब कहता है ईरान से मत लो, जी, तो लेना कहाँ से फिर? तो अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका ऐसे से तो ही यही लेना लगता है। पड़ेगा ना, और या सऊदी से लेना पड़ेगा। सऊदी तो वैसे ही दुनिया को वैसे सप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रेशर आएगा कि आप इंक्रीज़ करें अपनी आउटपुट। सऊदीज इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस गिरती है, जी, तो सऊदीज तो कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो अमेरिका को अपनी ऑयल सप्लाईज जो है उनमें से डिप्लीशन, उनमें से सप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कितना हद तक कर सकते हैं, तो और किस हद तक ये जाएंगे टू स्टॉप रशिया एंड ईरान। मेरा ख्याल है कि जैसे ही डील होती है ईरान के साथ, जी, कोई सेटलमेंट होती है, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स द ईरानियंस विल वांट इज कि हमारी ऑयल सैंक्शंस जो हमारी ऑयल है उसके ऊपर उठाएं आप। तो क्या करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो फिर ये इस किस्म की हॉस्टिलिटी चलती रहेगी, तो फिर डील क्या हुई ईरान के साथ? जब प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरे ममालिक को तंज का निशाना बनाते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं चाइना तो आपको नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर कानी है कैनेडियन, उनको भी वार्न किया, उधर किया स्टामर, उनके विजिट के ऊपर भी उन्होंने यही तबसरा किया। बट ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अप्रैल में वो खुद चीन का दौरा करने जा रहे हैं। ट्रंप, येप, देखिए ना, ही इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ इट ना। एक तरफ ये सारा कुछ करके दूसरी तरफ लपक के पहुंच जाए चाइना और कहे जी सारा किस एंड मेड अप हो गया, सब ठीक हो गया, ये हो गया, और चाइना ने ये दे दिए, चाइना ने वो दे दिए। देखिए ये धमकियाँ शमकियाँ के बाद कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो होती है ना, और कुछ ना कुछ तो इसको मिल जाएगा। जो पूरा मांग रहा है वो तो नहीं मिलता इसको, मगर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो इसलिए आई थिंक ये एक पता मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो सारी डिस्टेबलाइज कर रहा है ना सारा कुछ, इसके साथ जो नुकसान एक दफ़ा हो जाता है वो रिकवर नहीं होता। तो अब अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो ये कैसे, ये 6 माह के अंदर आप कहती हैं वो अप्रैल में जाएगा, ये बातें ही हैं अभी। जब तंज किया गया तो कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुद चाइना जा रहे हैं, तो हमें कैसे रोक सकते हैं? तो यूके की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आई सामने। तो ये भी कोई कंफर्म नहीं है, बातें हवा में बहुत कर जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन विजिट कर सकते हैं आपके ख्याल में, जो क्यों उनकी नहीं कर तबीयत है सकते? पारा सिफत। क्यों नहीं? देखिए अगर ये चाइना जाता है हाँ। तो चाइना की विक्ट्री है ना। हाँ, देखिए अगर तो चाइना इधर आए तो फिर इसकी विक्ट्री है। जी, जब ये चाइना जाएगा तो चाइना की विक्ट्री है ना कि थाड़े घर आए हो तुम। हाँ हाँ, ठीक है ना, जैसे वो स्टामर भी गया है, जी, यूरोपियंस भी गए हैं, फ्रेंच भी, हाँ सारे गए होते, तो आप लेने जाते हैं ना कुछ, हाँ, तो फिर यू आर ऑन अ वीकर विकेट। दर पे जाते हैं आप, जो दरवाजे भी पे है, जाते हैं। हाँ, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप उनकी इज्जत करते हैं कि आप उनके घर गए, वो आपके घर नहीं आए। तो दैट्स द वे इट इज। सिग्नलिंग चल रही है और हम देख रहे हैं कि 2 महाज जो इस वक्त छिड़े हैं उनमें किसी न किसी डील का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद भी मामलात बदलेंगे। एक तरफ ईरान का मामला है, दूसरी तरफ यूक्रेन का मामला है, और हर जगह सींग फंसा कर बैठे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन चीज़ें हैं बुनियाद से उखड़ चुकी और लुढ़कती जा रही हैं, कहाँ जाके सेटल होंगी इस पर अब हम बाकी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब शामिल कर लेते हैं आपके सवालात। लाहौर से नरगिस खान ने बहुत दिलचस्प सवाल किया, उसी से आगाज करें। आपका जबरदस्त तजर्बा है बतौर चेयरमैन पीसीबी, काफी आपने वो पीएसएल के लिए भी काफी अच्छा काम किया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए भी काफी रोल है आपका। ये अगर आप मोहसिन नकवी की जगह आप होते चेयरमैन पीसीबी, आप क्या डिसीजन लेते? आप ये जरा इसका जवाब दीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी इज डूइंग अ गुड जॉब। तो ये है कि जी आप होते या वो होते, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट में किस किस्म के फैसले होने चाहिए। कल जो प्रोग्राम मैंने किया, मैंने कहा बहुत हो गया, अब ये आईसीसी जो है टेक ओवर हो गई है बाय बीसीसीआई, और शायद अब वक्त आ गया टू पुट आवर फुट डाउन और से इनफ इज़ इनफ। और अगर उसमें कुछ टेम्प्रेरी कुर्बानी करनी पड़ती है तो ये वक्त आ गया है। बहुत हमें बड़े धक्के ये बीसीसीआई ने दिए हैं, कब तक ये चलेगा? तो इससे आप समझ ही जाएँ मेरा मौक़िफ़ क्या है। आई थिंक वक्त आ गया है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक अ टफ लाइन। ठीक है नरगिस, आपको मिला जवाब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अगला सवाल सलमान कराची से पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ डार साहब हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। डू यू थिंक के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब कुछ सूट करते हैं? मेरा ये कहने का मकसद है कि क्या ये बेहतर नहीं कि हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा हो जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर हम देखते हैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तो या तो मरियम नवाज नज़र आती हैं या फिर बिलावल भुट्टो नज़र आते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? क्योंकि देखिए अगर फ्यूचर में उनको ही बनना है प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ अरसा रहती है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वो उस पोजीशन के लिए वो काफ़ी हद मैच्योर हो सकती है
जैसे डिप्लोमेटिक टाइज हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑल्दो वो बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर, बट अगर वो उस चीज़ को हम एक्सपेंड करें या उस चीज़ को हम फेडरल लेवल तक लेकर आएँ, और चूंकि फ्यूचर अगर प्लान यही है कि इनको बनना है, तो क्यों ना अभी से अगर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पूरी कौम के लिए बेहतर हो सकता है वो। देखिए, ये बटन दबाने के साथ प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। पंजाब 100 मिलियन से ज़्यादा 55 to 60% पाकिस्तान की आबादी है, एक मुल्क है पूरा। पंजाब चीफ मिनिस्टर के जो पावर्स हैं विद इन पाकिस्तान इतने ज़्यादा हैं कि प्राइम मिनिस्टर के वो पावर्स नहीं हैं विद इन पाकिस्तान जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं। तो पहली बात तो ये है कि, और पंजाब है ट्रेनिंग ग्राउंड। जो पंजाब चला सकता है वो पाकिस्तान चला सकता है, जो पंजाब नहीं चला सकता वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। तो नवाज शरीफ साहब भी पंजाब से शुरू हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी पंजाब से शुरू हुए। तो लॉजिकल यही है कि मरियम नवाज भी पंजाब से शुरू हों, एंड सारी एक्सपीरियंस है ऑन रनिंग द ब्यूरोक्रेसी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो यहीं एक्सपेरिमेंट्स हों, यहीं सीखा जाए। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है फॉर द वास्ट ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ चलाना है मुल्क को। तो पहली बात तो ये है कि मरियम इज सिटिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन, और अभी उनकी चीज़ यंग वूमन, अभी शी हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली एंड देन वहाँ से प्राइम मिनिस्टर। अब आइए आप डार साहब की बात। डार साहब इज़ द सीनियर मोस्ट आफ्टर नवाज शरीफ साहब, ही इज़ द सीनियर मोस्ट ट्रस्टेड एलाई ऑफ द शरीफ्स, फैमिली मेम्बर। उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसलिए दिया है बिकॉज हर जगह पे शहबाज साहब नहीं पहुंच सकते। आजकल जितनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है, इसलिए उन्हें फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया है, ताकि ही कैन रिप्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर एट द हाईएस्ट लेवल। और सबको पता है जब वो नेगोशिएट करते हैं दैट ही कैरीज द वेट ऑफ बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी, मियां नवाज शरीफ। सो फॉर दैट रीज़न डार साहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक इट्स द वर्ड ऑफ, आई मीन इट्स इवन मोर कमिटमेंट बाय डार साहब, समझे आपके डन हो गई। तो दिस इज़ वाई आप देखते हैं कि वो कितनी जगह पे आते हैं, जाते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ही कैरीज, एज आई सेड, द वेट ऑफ बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड नवाज शरीफ साहब, विच इज़ अ वेरी रेयर बट वेरी पावरफुल पोजीशन। तो आई थिंक बड़ा अच्छा सोचा समझा फैसला था कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जस्ट फॉरेन मिनिस्टर इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज सिर्फ फॉरेन इश्यूज़ तो नहीं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ तो नहीं है, और भी बड़े इश्यूज़ हैं वे यू नीड टू हैव एन एग्जीक्यूटिव in the cabinet at that level. So I think all is well so far. और अगर आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का वक्त आएगा और आएगा to take a shot at the prime ministership, तो वो आएगा. That depends on the people of Pakistan. That depends on many other factors going forward. और अब इस्लामाबाद से आसमा। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, मुझे ऐसे फील हुआ, शायद मैं गलत हूँ, कि आप मौलाना साहब की इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं 10 साल के बच्चों की भी शादी करूँगा। सर, मैं शायद जनरेशन गैप है, मैं मिलेनियल हूँ, आपकी जनरेशन मेरे से डिफरेंट है, तो मतलब आप उसको थोड़ा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पे ले गए। लेकिन सर, मैंने जो देखा हुआ है वो ये देखा हुआ है कि 10 साल की छोटी लड़की की शादी सर कभी भी 10 साल के बंदे के साथ तो नहीं होती। हमेशा सर एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए एक बड़ी उम्र का आदमी ही सर 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की बच्ची को पसंद करके उसे शादी करता है। तो सर मेरे ख्याल में तो स्टेट का काम है कि सर इन चीज़ों को प्रिवेंट करे, कि अगर उस बच्ची के वालिदैन उसका ख्याल नहीं कर रहे और उसके बचपन को ज़ाया कर रहे हैं, तो सर एटलीस्ट गवर्नमेंट तो सर उस बच्ची के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो सर मेरे नज़दीक तो सर ये बिल बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैंने आपकी बात को गलत समझा है तो प्लीज़ मुझे काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन ये कि सर इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा कि सर मेरे ख्याल में तो जस्टिफाइड नहीं है छोटे बच्चों की शादी। हम जब 10 साल के थे, 12 क्या सर 18 साल के भी थे, हम पार्क में खेल रहे हुआ करते थे। हमारे तो दिमाग के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं होता था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, ससुराल की, अपने घर से दूर रहने की सर हम पे डाल दी जाए। तो सर हम जस्टिफाई नहीं करते छोटे बच्चों को हॉस्टल्स में भेजने पे, तो सर हम उनकी शादियाँ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जस्टिफाई करते हैं? सर प्लीज़ बताइएगा। अभी भी आपने लफ्ज़ जस्टिफाई 4 दफ़ा इस्तेमाल किया, मैं गिन रहा हूँ। जस्टिफाई और एक्सप्लेनेशन में बड़ा फ़र्क है। जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मौलाना का मौक़िफ़ क्या है, क्यों वो ऐसी बात करते हैं, और क्या कल्चरल फैक्टर्स हैं उनकी सोच के अंदर या रिलीजियस फैक्टर्स। मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जस्टिफाई नहीं कर रहा था। ये नहीं कह रहा था कि वो
जो वो कहते हैं ऐसे होना चाहिए। अगर वो मैं कहता तो वो जस्टिफिकेशन होनी थी। तो ये क्लियर कर लें, एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट जस्टिफिकेशन। अब आगे आइए आप कि आई एम टोटली, मैं तो मेरे से ज़्यादा लिबरल कौन हो सकता है ऑन इशू सच एज दिस, कि विमेंस लिबरेशन एंड फ्रीडम, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। माई ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस। आपने मुझे घर से निकलवाना है ऐसी बात करके। इशू ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये रिकग्नाइज हो गया ये फैक्टर दैट चाइल्ड मैरिजेज आर बैड एंड लॉज हैव बीन क्रिएटेड। हमारे यहाँ भी कानून बन चुके हैं, और तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मौलाना कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ही विल बी ब्रेकिंग द लॉ। तो ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए। मगर और मैंने अपने वजात में जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था ये एक किस्म की पब्लिक पॉस्चरिंग है मौलाना की। मौलाना मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे भी इसको बड़ा इशू नहीं बनाएंगे। उनके लिए एक मजहबी एक प्लेटफॉर्म है, और उस मज़हब के अंदर ये एक चीज़ चलती है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा मजहबी पिलर्स के ऊपर बेस करते हैं उसको, तारीख़ के ऊपर। मगर दुनिया बदल रही है ना जी, तालीम आ रही है, बदल रही है, इंटरनेट के ज़रिए लोग बहुत शऊर आ गया है, और ख़वातीन जो हैं वो भी पुराने जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो नहीं मानती। ये कुछ तालिबान का तो पाकिस्तान नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान का है, कायदे आज़म का पाकिस्तान है। उनसे ज़्यादा लिबरल कौन शख्स था। और सो आई थिंक आपने यू मिसअंडरस्टूड। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मौलाना's पोजीशन, आई वाज नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट। ठीक है आसमा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। आसमा, आपको शुक्रिया आपके सवाल का तवज्जो दिलाने के लिए भी। शहरियार कांजू कराची से। सेठी साहब, डू यू थिंक नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कोई चौथी पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस होनी चाहिए इन योर ओपिनियन? क्योंकि दो पार्टीज, उनमें मॉरिशस है एंड दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स, और तीसरी पार्टी जो आई थी दे हैव डन एवरीथिंग बट परफॉर्मेंस। उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, वी डोंट एक्सपेक्ट एनी परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। आपको लगता है कि कोई नई पॉलिटिकल फोर्स नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे आनी चाहिए इन योर ओपिनियन? देखिए, दुनिया की जो एक्सपीरियंस है हमारा वो यही है कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उतनी ज़्यादा पार्लियामेंट फ्रैक्चर्ड होगी, उतनी ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे, और उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और केओस होगा इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी एंड इन पॉलिसीज़। इसलिए आम तौर पे या वन पार्टी सिस्टम्स चल रहे हैं दुनिया में, डिक्टेटरशिप्स, या टू पार्टीज़, और टू पार्टीज़ आती है, एक आती एक जाती, एक आती एक जाती। और कहीं कहीं टू पार्टी सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, बिकॉज लोग तंग भी आ जाते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तो ऑप्शन निकला था यूके के अंदर लिबरल पार्टी का। और वो लिबरल पार्टी एक आध दफ़ा उसने हुकूमत बनाई है बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, मगर वो फिर भी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको हिला नहीं सकी। तो यूरोप के अंदर आप देखिए बहुत सी छोटी छोटी पार्टीज़ आती हैं, और आप देखते हैं किस किस्म की कोalitions बनती हैं इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ स्पेशली। कोई ग्रीन्स है, कोई ये है, कोई वो है, कोई सेंटर है, कोई लेफ़्ट है, कोई क्रिश्चियंस हैं, कोई क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं, एंड सो ऑन। तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम चलती रहती हैं। जापान के अंदर भी इसी किस्म के इश्यूज़ चलते हैं, इटली के अंदर भी इसी किस्म के इश्यूज़ चलते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी बड़ी तकड़ी पार्टी है इन रूरल सिंध। मुस्लिम लीग का बहुत नुकसान हुआ है पंजाब में, केपी के अंदर और पंजाब के अंदर पीटीआई जो है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। पीटीआई ने अभी इनरोड्स नहीं किए हैं सिंध के अंदर जिस तरीके से करने चाहिए थे। एमक्यूएम टूट गई है, तो अब पार्टीज़ तो बहुत सी हैं यहाँ, उधर से मौलाना की पार्टी भी है। सारी पॉलिटिक्स इतनी फ्रैक्चर हो चुकी है, रीजनल पार्टीज़ बननी शुरू हो गई हैं, रिलीजियस पार्टीज़ जो है वो उनको अहमियत मिलनी शुरू हो गई है। उधर से मौलाना वोट ले जाते हैं अपने कुछ एरियाज़ के अंदर, फिर एमक्यूएम जो है वो ले जाती है कराची के अंदर, जमात इस्लामी ले जाती है उधर, इधर पीपल पार्टी इधर ले जा रही है। नून लीग जो है अभी भी होप कर रही है कि कहीं ना कहीं से वो पकड़ लें। बलूचिस्तान के अंदर तो सरदार कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, कुछ समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। अगर पीटीआई थर्ड पार्टी आप कहते हैं वो भी नहीं चली, तो अब फोर्थ पार्टी कहाँ से आएगी? पीटीआई से टूट के आएगी, नून लीग से टूट के आएगी, पीपल्स पार्टी से टूट के आएगी, या कोई इंटायरली नई पार्टी आएगी? मेरा नहीं ख्याल फोर्थ पार्टी की कोई ख़ास स्कोप है, बिकॉज पीटीआई काफ़ी तकड़ी है इन इट्स ओन एरियाज़। सिमिलरली पीपल्स पार्टी बड़ी तकड़ी है, सो कोई हिला नहीं सकता इनको फॉर द टाइम बीइंग। फोर्थ पार्टी मेरा ख्याल है इन्हीं में से किसी न किसी स्टेज पे कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए तो हो सकता है। अभी आपको पता ही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब एक फोर्थ पार्टी बनाना चाह रहे हैं, बना लिए, बट अभी उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही। मेरा ख्याल है शायद एक स्टेज ऐसी आए कि दे में बी पिक्ड अप
and picked up, not to go to jail. शहरियार, आपको आपके सवाल का जवाब मिला। ये सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद भी आके। वेलकम बैक टू द शो। और सवालों का सिलसिला जारी है आपके, और इसमें लाहौर से खालिद साहब। मियाँ साहब के दौर में 99 के दौर में उन्होंने कश्मीर के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त की थी वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है या फिर जो सुना है वो ये है, कारगिल का वाक़या हुआ। कारगिल के वाक़ये में मियाँ साहब को आर्मी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ये अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो सियासी माहौल बेहतर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, गवर्नमेंट्स के दरमियान कश्मीर के मामले में, वो दोबारा पीछे चला गया वो काम। और उसके बाद ये कन्फ्यूजन अभी तक हमारे माइंड्स में चलती है कि असल में इसकी वजह से कश्मीर का इशू दोबारा उसका ना कोई सियासी हल नहीं कर रहा है, ना कोई अस्करी हल नहीं कर रहा है, और वो अभी तक काफ़ी इफेक्ट हुआ। इस पे आपका एनालिसिस क्या कहता है? कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब हिंदुस्तान के साथ पीस पाइप अमन चाहते थे, और उस वक़्त 1999 में जब वाजपेयी साहब को दावत दी और वो आए, बहुत मामला आगे बढ़ चुका था। मगर उसी वक़्त जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों ने ये फ़ैसला किया कि ये हमने नहीं होने देना ये, और फिर ये कारगिल का वाक़या उन्होंने प्लानिंग की। मियाँ साहब को पहले तो पूरी ब्रीफ नहीं दी कि ये क्या आप कर रहे हैं। जब कुछ हवा लगी तो उनको मिसलीड किया, जैसे कि नहीं नहीं फ़िक्र ना करें, ये तो कश्मीरी हैं, हम तो है ही नहीं, और ये कश्मीर लिबरेट हो जाएगा वगैरह। मियाँ साहब को तो मेरा ख्याल बड़ी लेट स्टेज पे ये पता चला अमरीकनों से या इंडियन से कि ये हमारे लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, और मगर इट वाज टू लेट। और उस वक़्त फिर मियाँ साहब को सिचुएशन को बचाना पड़ा, वाशिंगटन जाके और बिल क्लिंटन की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वाजपेयी साहब को करें कि बमबारी बम करें और हम रिट्रीट करते हैं वहाँ से। और ये मुशर्रफ साहब के कहने के ऊपर ये किया कि हमें बचाएं अब वहाँ से, हम अंडर अटैक आ रहे हैं, हमारे पास फोर्सेस नहीं हैं, हमने वापस आना है, और वापस जब आएंगे तो हमारे पे बम्बार्डमेंट होगी तो हमारे मारे जाएंगे। तो वाजपेयी साहब ने कहा निकल जाए यहाँ से, हम बम्बार्डमेंट नहीं रोकेंगे। तो वो जब रिट्रीट किया तो काफ़ी लोग मारे गए हमारे। इट वॉज अ डिज़ास्टर्स ऑपरेशन। अच्छा, उसके साथ ज़ाहिर है फिर मुशर्रफ के साथ झगड़े इसी चीज़ के ऊपर हुए। मियाँ साहब ने मुशर्रफ को निकालने की कोशिश की, मुशर्रफ ने कू कर दिया। अब आइए मुशर्रफ साहब, कश्मीर तो भूल गए ना उस वक्त, आपके तो इतने बुरे हालात थे। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद मुशर्रफ साहब को बात की बात समझ आई कि अच्छा यार ऐसे तो काम नहीं चल सकता, ज़रा कश्मीर के ऊपर अब मैं सीट पे बैठा हूँ और थोड़ी सी पेशकदमी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं आगरा जाता हूँ और जाके कोई डील करते हैं। तो ये बड़ी उम्मीदें लेके गए थे कि जी मैं आगरा जाके और वापस कॉस्मो जो डायलॉग है वो फिर से शुरू करते हैं, बिकॉज़ उनको ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान को स्टेबल करना है, लड़ाई झगड़े बंद करें, हम अंदरूनी हालात को ठीक करते हैं, ये इंडिया के साथ जो है ना इसको स्टिच अप कर दें। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र किसी चीज़ की नहीं है कि कोई सियासतदान बेच देगा हमें, नाउ वी आर इन चार्ज, नो प्रॉब्लम, अब जाके थोड़ा सा ठंडा करें इंडिया को। तो ये गए थे वहाँ ठंडा करने इंडिया को, और मगर वहाँ कामयाबी नहीं हुई, वापस आ गए। मगर इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो फिर मेरा ख्याल है एक स्टेज आई कि इन्होंने फिर हाथ पटाया और वाजपेयी साहब ने हाथ ले लिया इनका, एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ और डायलॉग का बिहाइंड द सीन्स, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, फॉरेन ऑफिस और इन लोगों ने बैक चैनल्स के ज़रिए बहुत बात को आगे ले गए और एक कश्मीर फार्मूला बना लिया, जो कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट फार्मूला था। खुर्शीद कसूरी साहब की किताब के अंदर, जो कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत से डिटेल्स हैं और इस पर सब तस्लीम करते हैं। मेरी खुद बात हुई थी इंडिया के अंदर विद उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने मनमोहन सिंह साहब से पूछा कि क्या हुआ कि आपने ये ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी ना, प्राइवेट मीटिंग विद मनमोहन सिंह साहब, और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तैयार थे, पाकिस्तान भी तैयार था, मगर पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ डिस्टेबलाइज हो गया था और 2007 में, और ये जो सारा सिलसिला था हम बड़े करीब थे कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ाने में और कुछ मुकमुका करने में, जिसके साथ जो लुब्बे लबाव यही था कि कश्मीर को फ्रीज़ कर देते हैं, जो सारे दोनों कश्मीर हैं उनको आना जाना शुरू कर देते हैं, तजारतें शुरू हो जाती हैं, सारा कुछ स्टेटस हो ही रहेगा मगर आना जाना शुरू हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगी दोनों तरफ से, और 50 साल के बाद हम
जब सब मामले ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो जाएगा, तो 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ हम इसको मुलतवी कर देते हैं, फाइनल सोल्यूशन ऑन कश्मीर, आपका हमारा या आज़ाद। तो इसके ऊपर तय हो गया था सारा कुछ। मगर फिर मुशर्रफ डिस्टेबलाइज हो गया, मुशर्रफ के पास हिम्मत नहीं थी कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते, फ़ौज के अंदर से भी रेजिस्टेंस आ रही थी कि ये आप क्या कर रहे हैं। एंड जितना वो कमज़ोर होता गया तो ये उतना ही एजेंडा पीछे हटता गया। तो अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान पीछे हट गया, बिकॉज मुशर्रफ ने हमें कहा ये भी ठहर जाए, मैं ज़रा कंसोलिडेट कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर हम इंतज़ार में ही रहे, मगर फिर मुशर्रफ की छुट्टी हो गई और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। अच्छा, जब वो नया सिलसिला शुरू हुआ तो अब मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, तो फिर एक दफ़ा कश्मीर शुरू हो सकता था। मगर उस वक़्त आसिफ जरदारी साहब थे और जरदारी साहब ने कोशिश की कि कुछ बातें आगे बढ़ाएं। पहली तो एक दफ़ा उनसे गलती हो गई, उन्होंने कह दिया कि हम तो नो फर्स्ट स्ट्राइक वो भी डील करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, जिसके साथ फ़ौज के अंदर बड़ा रिएक्शन आया कि ये क्या बात कर रहे हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक तो हमारा एक स्ट्रेटिजिक एक कंपल्शन है। बामन ने किस लिए बनाया है? इसलिए तो नहीं बनाया कि हम पहले नहीं होंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो फिर हमें शायद पहल करनी पड़े, तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते, हम तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे कि ये आवर राइट टू स्ट्राइक एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग, हम ये डील नहीं करने देंगे। तो जरदारी साहब ने सॉरी करके और गलती होगी पीछे हट गए। मगर उसके बाद लोग भूल जाते हैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, मुंबई हुआ, मुंबई अटैक्स। वो मुंबई अटैक ने सारे जो डायलॉग थी ना उसको डिरेल कर दिया, उसने हिंदुस्तान को शेक कर दिया कि एक दफ़ा कारगिल हो गया जी, और उसके बाद अब ये मुंबई हो गया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर इंडिया। और वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया मुंबई नहीं भूला, उसमें सारी इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की आवाम की साइकोलॉजी सारी तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के पीस डील्स और पीस ओवरचर्स के बारे में। चले वो फिर रह गया बीच में। फिर नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब ने भी छोटी मोटी कोशिश की, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान लाहौर आ गए, थोड़ी बहुत बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर फिर मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपको पता है 2-3 इंसिडेंट्स हो गए वहाँ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से फिर बात आगे नहीं बढ़ी। और इंडिया हमेशा जब इंसिडेंट होते हैं तो हमें ब्लेम करता है कि हमारी एक तरफ हम एक बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो फिर सारा कश्मीर इनिशिएटिव फारगी हो गया और फिर जाके उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, हम मजबूत भी हैं, इसको ख़त्म ही करें सारा ये UN और ये वो स्पेशल स्टेटस। तो उन्होंने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके और फिर हज़म कर लिया उसको। दैट्स वे वी आर। और अब इसके ऊपर माई व्यू, आई थिंक ये एंड ऑफ द लाइन है। अब एक ही सूरत है, वो ये है कि किसी न किसी स्टेज पे इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीर के अंदर फॉर आज़ादी वो क्रश कर देते हैं जब भी वो वहाँ कुछ आवाज़ उठती है। मगर हर 10-15 साल के बाद एक नई जनरेशन आती है जहाँ फिर मौके मिलते हैं। अब देखना यह है कि इंडिया, वैसे ही इंडिया इज़ इन ट्रबल इन मैनी वेज़। अब देखना यह है कि ये नरेंद्र मोदी साहब कैसे चलाते हैं इंडिया को, सर्वाइव करते हैं नहीं करते, कांग्रेस का क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ का क्या होता है। इंडिया खुद एक टर्मोइल में है, उनको खुद एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। फिर वो चैलेंज हो गई है ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑल्सो। तो लेट्स सी इंडिया कहाँ जाता है और क्या होता है। तो इन्हीं का एक और सवाल है, और जब हिस्ट्री का जिक्र हो रहा है तो वो पाकिस्तान के तीनों माशाल्लाह के अदवार की बात करते हुए सेठी साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जब हमने ये जितने माशाल्लाह 3 देखे, इसमें अमेरिका के करीब रहा पाकिस्तान। अयूब खान साहब के दौर में भी फंड्स मिले और डैम्स बने, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो फंड्स मिले, एटमी प्रोग्राम हमारा उसके ऊपर पेशरफ्त हुई, वो मुकम्मल किया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो जानना चाहते हैं कि क्या मिला और क्या हुआ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अयूब खान के ज़माने में पैसे मिले, US एड आई, सेंटो सीटो, ये सारे पैक्ट्स में थे हम, उनके साथी थे, हमें हथियार मिल रहे थे, सब कुछ था, एड आ रही थी, लोन्स मिल रहे थे, दुनिया की इंस्टीट्यूशनल अदारे हमें सपोर्ट कर रहे थे। यस, और अयूब खान ने इस्तेमाल किया टू डेवलप द कंट्री और फ़ौज को भी मजबूत किया और रेट ऑफ ग्रोथ 5-6% पे चल रहा था। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान, रूस की इन्वेजन हो गई और ज़ियाउल हक साहब ने पूरा, जैसे कहते हैं ना, मिल्क किया टू दी अमेरिकन CIA, और वो कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेंट फॉर अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान की एजेंसियों के ज़रिए गए आगे, और जाहिर है बड़ी ज़बरदस्त उसमें लीकेजेस भी थी, ये भी था वो भी था। सो दैट वाज अगेन अ टाइम। और
उसके ज़माने में भी 4-5% ग्रोथ हो रही थी बिकॉज पैसे आ रहे थे। मुशर्रफ के ज़माने में मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को कहा कि हम तो आपकी हेल्प करते हैं ऑन अफ़गानिस्तान विज़ तालिबान, मगर एक्चुअली डबल गेम हो रही थी। मगर उसके बावजूद, डबल गेम के बावजूद, अमेरिका कहता है कि 2000 से लेके 2020 तक 20 साल के अंदर उन्होंने कोई $20 बिलियन पाकिस्तान को इन एड एंड मिलिट्री एंड टेक्निकल एड दिए हैं, जो कि दिए थे इसलिए टू फाइट द वॉर विद द अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान। तो वो जाहिर है उसमें से बहुत से पैसे लग गए इन द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका को फैसिलिटेट करने में। बट अगेन दैट वाज द टाइम कि बड़ी इमदाद आ रही थी अमेरिका से और ये सारे इंटरनेशनल अदारे भी थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। मुशर्रफ ने बड़ी बात क्या की मुशर्रफ ने कोई डैम नहीं बनाया, बना सकते थे। वो अच्छा वक्त था, बड़ी स्टेबिलिटी थी, मीडिया भी बड़ा पॉजिटिव था विज़ मुशर्रफ शुरू में। वो तो आखिर में जाकर एंटी हुआ, इसीलिए मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ादी दी और टेलीविज़न चैनल्स 100 के ज़्यादा टेलीविज़न लाइसेंसेस मिल गए लोगों को और बड़ी खुशहाली थी बिकॉज पैसे भी आ रहे थे और दबाव भी नहीं था, रिप्रेशन भी नहीं थी और मीडिया जो था और आवाम जो थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से काफ़ी थक चुकी थी। तो आई थिंक वो तो एक अच्छा वक्त था उस वक्त। अगर ये कालाबाग डैम बना लेते तो बहुत से फ़र्क, और ये बादशाह डैम भी और ये चीज़ें इसकी तरफ तवज्जो देते, मगर मुशर्रफ ने नहीं तवज्जो दी। कर सकते थे, नहीं किया, डर गए कि शायद ये वक्त नहीं है, अभी ठहर जाएं। वो यही होता है जब ये आते हैं, इनका ख्याल होता है कि हम विल स्टे देयर फॉर 20 ईयर्स, हम कर लेंगे। ये नहीं कि जी वी आर ऑन एन इमरजेंसी, कल को हम होंगे नहीं होंगे, लेट्स डू समथिंग। उस वक्त बड़ा अच्छा टाइम था ये जो इस किस्म के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, मगर नहीं किया। सो आई डोंट थिंक देयर वाज मच टू राइट होम अबाउट द मुशर्रफ रेजिम। ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है अगर कश्मीर की डील हो जाती, दैट वुड हैव बीन अ नोबेल प्राइज़ विनिंग एफर्ट, और वो होने वाली थी अगर मुशर्रफ 1 साल भी और रह जाते और ये डिस्टेबलाइजेशन उस वक्त ना होती तो ये हो जानी थी, बट नहीं हुई। समझौता एक्सप्रेस का सानहा भी उसी अरसे में हुआ और परवेज़ मुशर्रफ साहब अनपॉपुलर भी हो चुके थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सैफुल्लाह माल्टा से, सुबहान नवाज़ रावलपिंडी से, तारिक अहमद ऑस्ट्रेलिया से, तुरमा जैदी कराची से। आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात।